हेलो एवरीवन, मैं हेमंत पुरोहित केमिस्ट्री एजुकेटर एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में मिसेल के निर्माण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके 5 का एक पार्ट है। तो मिसेल का जो निर्माण है इसे अपन क्या कहते हैं? मिसेलाइजेशन। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोलॉइड का वर्गीकरण कंप्लीट किया था, जिसमें लास्ट टॉपिक क्या था आपका? मिसेल। और मिसेल को अपन और क्या क्या कहते हैं? सहचारी कोलॉइड या संगुणित कोलॉइड। अब देखो, तो वापस आज मैं आपको मिसेल की परिभाषा वापस आपको याद दिला देता हूं। क्या होता है मिसेल? कि वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, जबकि उच्च सांद्रता पर कोलॉइड की तरह कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? मिसेल। और आज हम इस मिसेल के निर्माण को ही देखेंगे। और इस मिसेल के निर्माण को हम किससे देखेंगे? साबुन या अपमार्जक की क्रियाविधि द्वारा। तो आज हम साबुन द्वारा कैसे मिसेल का निर्माण होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मिसेल का निर्माण। तो क्या लेना पड़ेगा अपन को? साबुन। तो देखो, साबुन जो है ये क्या आपका जो साबुन या सोप जो होता है, इसका आपके रासायनिक सूत्र क्या होता है साबुन का? तो इसे अपन कहते हैं, रासायनिक नाम जो है सोडियम स्टीरेट। क्या कहते हैं इसे? सोडियम स्टीरेट। तो पहले नाम लिखते हैं, फिर इसका फॉर्मूला बताते हैं। तो साबुन का जो नाम है क्या है? सोडियम स्टीरिएट। अब देखो, ध्यान दो थोड़ा, ये जो सोडियम स्टीरेट है, आपको पता है कि जो साबुन होता है उसमें सोडियम या पोटेशियम लवण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सोडियम स्टीरेट जो है, इसमें सोडियम जो है धनायन भाग है और स्टीरेट क्या है? ऋणायन भाग है। तो इसका जब अपन फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला जब लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसका फॉर्मूला होगा आपके C17 H35 COO माइनस, ये स्टीरेट आयन, और Na+ के रूप में। तो ये जो पार्ट है, ये आपका ये जो भाग है, ये क्या कहलाता है? आपके स्टीरिएट आयन। क्या कहलाता है? स्टीरिएट आयन। स्टीरेट आयन। अब अपन इस स्टीरेट आयन को एक पूरी श्रृंखला के रूप में देखेंगे और देखते हैं ये साबुन कैसे मिसेल बनाता है। तो आपके पास कितने कार्बन है? 17 कार्बन है। और 18वां कार्बन कौन सा है? ये कौन से एसिड समूह का? CO- समूह। तो देखो, इसकी संरचना बनाते स्टीरेट आयन की। तो कैसे बनेगी स्टीरेट आयन? आपके पास में क्या है? C17 H35 CO-। इसको मैं शो कर रहा हूं तो क्या आएगा? देखो, प्रत्येक कोना कार्बन को शो करेगा, यानी क्या होगा? देखो, ये होगा 1 2, ये कौन सा? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 कार्बन हो गए और H35 हो गए। अब ये जो समूह आगे जुड़ा हुआ है, ये कौन सा भाग होगा? इसको हम किस रूप में लिख देंगे? COO-, यानी ये जो आपका ऋणावेशित भाग बन गया। कैसा बन गया? ऋणावेशित भाग। तो ये एक स्टीरेट आयन की संरचना है। ये क्या आपका? स्टीरेट आयन। अब इस स्टीरेट आयन में आप क्या देख रहे हो? ये भाग जो है ये हाइड्रोकार्बन भाग है, जबकि ये ऋणावेशित सिरा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो भाग है, इस तरफ वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन भाग। ये जो भाग है पूरा, ये भाग क्या है? ये भाग आपका है हाइड्रोकार्बन भाग। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन भाग। और ये क्या कहलाता है आपके? ऋणावेशित भाग। ये जो भाग क्या है आपका? ऋणावेशित भाग। तो आपने क्या देखा कि जो स्टीरेट आयन है उसमें कितने भाग हो गए? 2 भाग। एक तो हाइड्रोकार्बन भाग है और एक जो ऋणावेशित भाग है। तो स्टीरेट आयन के कितने भाग हो गए? 2, हाइड्रोकार्बन भाग और ऋणावेशित भाग। दिख रहा है आपको? अब देखो, अभी अपन ने स्टीरेट आयन को तोड़ा है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है, ये होता है हाइड्रोकार्बन से बना है, यानी आवेशित नहीं है, यानी ये होता है जल विरोधी भाग। और किस तरह कार्य करता है? पूंछ या टेल की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है? पूंछ या टेल की तरह। जबकि ये किस तरह कार्य कर रहा है? सिर या हेड की तरह। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है ये किस तरह कार्य करता है? पूंछ की तरह। किस तरह कार्य करेगा? पूंछ या टेल की तरह कार्य करेगा। जबकि ये किस तरह कार्य करेगा? सिर या हेड की तरह कार्य करेगा। और ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है, ये हाइड्रोकार्बन भाग कैसा होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, यानी ये होता है जल विरोधी भाग। कैसा होता है? इसे हम क्या कह सकते हैं? ये होता है जल विरोधी। जल विरोधी। जबकि ये कैसा होगा? ये भाग जो होगा आपका कैसा, क्या लिखना है? जल स्नेही होगा। कैसा होगा? जल स्नेही, यानी जल से आकर्षित होगा, जल से क्रिया करेगा। अब ये जो मिसेल है, यहां पर तो 17 कार्बन हो गए और 18वां कार्बन कौन सा है? ये एसिड समूह का। अब ये क्या होता है कि जो गंदगी होती है, कोई मान लो कोई आपके गंदगी है, यानी ग्रीस है, ऑयल है, कुछ भी है, इस गंदगी के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन भाग है कील के रूप में धंस जाता है। किस रूप में धंस जाता है? कील के रूप में। और जो सिर जो भाग है वो बाहर की तरफ रहता है। तो क्या बनाएंगे? जैसे देखो, ये गंदगी है, इसमें कील के रूप में कौन धंस जाएगा? ये आपका हाइड्रोकार्बन भाग। कौन धंस गया? हाइड्रोकार्बन भाग। और इस हाइड्रोकार्बन भाग के बाहर क्या होगा? ये कौन सा सिरा? कौन सा सिरा? ये जल स्नेही सिरा या ऋणावेशित सिरा। और इसी संरचना को अपन क्या कहते हैं? मिसेल। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया, यही क्या है? मिसेल। और इसमें जो ग्रीन कलर का है ये क्या है? ये जो है ये क्या? आपकी गंदगी। ग्रीस हो सकता है, तेल, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, आपने मिसेल के निर्माण को कैसे समझा? जो साबुन जो होता है, साबुन या सोप जो होता है, इसमें क्या होता है? इस साबुन का सबसे पहले अपने रासायनिक नाम देखा सोडियम स्टीरेट। क्या देखा? सोडियम स्टीरेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या आपके? C17H35CO- Na+। Na+ जो है वो क्या हो जाएगा? आयनित है, बाहर निकल जाता है। तो हम इसका कौन सा भाग लेते हैं? स्टीरेट आयन वाला भाग। इस स्टीरेट आयन को आपने यह लिखा और इसको संरचना के रूप में लिखा। यह तो प्रत्येक कोना है, ये किसको दर्शा रहा है? कार्बन को। तो 17 कार्बन हो जाएगा और 18 कार्बन है कार्बोक्सिलिक समूह या ऋणावेशित सिरा या ऋणावेशित भाग होगा। ये भाग किस तरह कार्य करता है? पूंछ की तरह। और ये किस तरह कार्य करता है? सिर की तरह। ये कैसा है? जल विरोधी। और ये कैसा है? जल स्नेही। तो मिसेल की परिभाषा आपने क्या देखी थी कि वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, यानी कम सांद्रता है जब तो ये आयन की तरह कार्य कर रहे हैं, यानी धनायन और ऋणायन भाग के रूप में, जबकि उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह कार्य करते हैं, मिसेल कहलाते हैं। अब यहां क्या दिया गया इस डायग्राम में कि यहां पर एक स्टीरेट आयन नहीं है, या तो अपन ने एक स्टीरेट आयन की संरचना बनाई, कई स्टीरेट आयन आकर इस गंदगी से क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, यानी इसकी स्टीरेट आयन की सांद्रता क्या हो गई है? उच्च हो गई है। और स्टीरेट आयन की सांद्रता जैसे ही आपके उच्च होगी, क्या बन जाएगा? मिसेल बन जाएगा। तो मिसेल की परिभाषा भी क्लियर हो गई और मिसेल का निर्माण कैसा होता है उसे हमने किससे देखा? साबुन द्वारा। अब जो साबुन जो है कैसे कार्य करता है, जैसे आपको
क्या करना है, कोई कपड़ा साफ करना है या कपड़े पर गंदगी लगी है उसको कैसे हटाएं, तो उसको समझने के लिए हम साबुन की शोधन की क्रिया देखते हैं कि जो साबुन लगाया कपड़े पर तो क्या करेंगे, याद करो क्या करना है, कपड़ा होता है उस पर साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको यांत्रिक बल लगाते हैं, रगड़ते हैं और फिर लास्ट में साफ पानी से धोते हैं तो गंदगी बाहर निकल जाती है। यही होता है प्रोसेस, यही प्रोसेस अपन देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका क्या हो गया, ये बना लिया आपने स्टीराडाइन की संरचना। अगला पार्ट हो जाएगा आपके कौन सा, साबुन की शोधन क्रिया, कि भाई कपड़े कैसे धोते हैं या कपड़े कैसा साफ होता है। तो देखो क्या लेंगे, सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कपड़ा। देखो इसको डायग्राम से समझाएंगे। ये आपके पास क्या है, एक कपड़ा है, इसके अलग अलग चरण बता दूंगा कि भाई कैसे इस कपड़ा साफ हुआ है। और मशीन भी चलाते 2-3 बार पानी लेती है वो, या कपड़ा को ऐसा तो है नहीं भाई सर्फ लगाया साफ, पहले सर्फ या सर्फ भी हो सकता है, साबुन लिया, साबुन लगाया, फिर इसको कुछ देर रखा, फिर यांत्रिक बल लगाया, फिर साफ पानी से निकालते। वो इसके अलग अलग स्टेज या चरण हो जाएंगे। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कपड़ा है ये अपन ने क्या बनाया, कपड़ा बनाया। ये क्या आपका कोई कपड़ा है जिस पर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई अशुद्धि लगी हुई, क्या लगी हुई है, या अशुद्धि यानी ग्रीस या कुछ भी अशुद्धि लगी हुई है, इसको मेरे को हटाना है। तो क्या करूंगा, गंदे कपड़े के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, साबुन लगाएंगे। तो साबुन लगाते क्या आएंगे, इसके अंदर स्टीरेट आयन आ जाएंगे। क्या जाएंगे, कई सारे स्टीरेट आयन जो है इसके अंदर प्रवेश करना शुरू करेंगे। खूब आगे स्टीरेट आयन, साबुन पूरा पर लगाया, केवल गंदगी पर नहीं लगाया, स्टीरेट आयन आए इसके अंदर। अब ये स्टीरेट आयन क्या करते हैं, जिसका ये कौन सिरा बना रहा हूं मैं, ऋणावेशी सिरा। तो अभी हमने देखा कि जो आसमानी कलर का जो भाग है, जल विरोधी भाग है, वो कील के रूप में क्या होगा, इस गंदगी के अंदर धंस जाएगा। यानी अगले स्टेप में क्या होगा, जो ये गंदगी बनाई है आपने, इस गंदगी के अंदर कौन सा भाग इसके अंदर धंस जाएगा, जल विरोधी भाग। कौन सा, जल विरोधी भाग इसके अंदर धंस जाएगा। और बाहर की तरफ कौन सा सिरा रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा जल स्नेही भाग यहां पर। तो अभी तो साबुन लगाया आपने गंदगी के ऊपर, कहां लगाया है, साबुन को गंदगी के ऊपर लगाया है। अब ये साबुन लगा दिया, साबुन लगाने के बाद अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं और रगड़ते हैं, यांत्रिक बल लगाते हैं। चाहे मशीन में चलाओगे तो भी क्या होगा, धुलेगा वो। तो जैसे यांत्रिक बल लगेगा तो ये जो लाल वाला भाग यानी जल स्नेही भाग जो है, इस गंदगी को बाहर की तरफ खींचेगा। कहां खींचेगा, जल के साथ आकर्षित होकर के इस कपड़े से बाहर खींचेगा। तो क्या होगा अगले पद में, अगले पद में जो गंदगी है, ये यांत्रिक बल लगा रहे हो अभी, तो ये गंदगी कहां जाएगी, सरफेस पर आ जाएगी। और इसको स्टीरेट आयन क्या कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं। बाहर क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि जो लाल वाला भाग है यानी जल स्नेही भाग जो है, वो क्या कर रहा है, आपके जल से आकर्षित होकर इसको गंदगी को या मिसेल बना दिया, इस गंदगी को बाहर निकाल रहा है, खींच रहा है। अब क्या होगा, अंत में हम क्या करते हैं, साफ पानी से वापस कपड़े को धोते हैं। यानी ये गंदगी बाहर आ जाएगी और यांत्रिक बल लगाएंगे, साफ पानी और डालेंगे। तो यहां जैसे साफ पानी डालोगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि जो पूरी गंदगी है ये कपड़े से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यानी ये गंदगी और इस गंदगी से कौन चिपका हुआ है, मिसेल। कौन चिपका हुआ है, मिसेल। तो ये कपड़ा कैसा हो गया, साफ। तो ये अपन क्या ले सकते हैं, इसको कैसा हो गया, ये साफ कपड़ा। तो ये हुई आपकी किसकी विधि, साबुन के शोधन की क्रिया। यानी इसमें अलग अलग चरण है। यानी ये प्रथम चरण, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट चरण या प्रथम चरण। इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड चरण।
ये थर्ड चरण, और लास्ट में ये आपके हो गया फोर्थ चरण। तो हम डेली लाइफ में काम करते हैं तो ये आपके थ्योरी के अंदर भी हो गया, वही चीज है, कुछ नहीं था। क्या था? गंदगी लगी थी, गंदगी के ऊपर आपने क्या लगाया? साबुन लगाया, तो कई सारे स्टीरॉयड आयन आए और फिर इसका जो आसमानी भाग है, जल विरोधी भाग, वो किस में धस गया? अगले पद में गंदगी में धस गया। यानी आपके जो आपके ग्रीन कलर का जो भाग है वो क्या है? ये क्या है? गंदगी, इसके अंदर धस गया। अब धसने के बाद क्या किया आपने? यांत्रिक बल लगाया। भाई सर्फ में लगाने के बाद रगड़ना पड़ता है, रगड़ा उसको, तो ये क्या हो रहा है? जल सनई भाग जो बाहर वाला है वो क्या कर रहा है? इसको बाहर खींच रहा है, और अंत में साफ पानी से जैसे ही धोआ, पूरी गंदगी हट गई, मिसेल के रूप में यहां से हटा दिया साबुन ने, और कपड़ा कैसा हो गया? साफ कपड़ा हो गया। तो ये होगी आपकी किसकी विधि? साबुन के शोधन की विधि। अब देखो, अब आपने क्या पढ़ा अभी कि मिसेल जो है उसका निर्माण कब होता है? जब उच्च सांद्रता हो। तो कितनी सांद्रता हो? कि भाई वह पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य है, परंतु उच्च सांद्रता में क्या हो रहा है? मिसेल का निर्माण कर रहे हैं। तो कौन सी सांद्रता? तो जिस सांद्रता पर पहली बार मिसेल का निर्माण हो जाता है, यानी जो स्टीरॉयड आयन आ जाते हैं, जहां मिसेल बना है, उसे हम कहते हैं, क्या नाम कहते हैं उसे? सीएमसी। उसे क्या नाम दिया जाता है? सीएमसी, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। भाषण में ही क्या कहा मैंने कि सबसे पहले जिस सांद्रता पर किसका निर्माण होता है? मिसेल का निर्माण होता है या कोलाइड का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सीएमसी या क्रांतिक मिसेल सांद्रता। तो क्रांतिक मिसेल सांद्रता की परिभाषा क्या होगी? वह सांद्रता जिस पर सबसे पहले मिसेल का निर्माण होता है। भाई जुड़ रहे आयन, और कब जुड़कर मिसेल बनेंगे? निम्न सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य है और उच्च सांद्रता पर कोलाइड है। तो कोलाइड जब बना, जिस सांद्रता पर बना, वो क्या कहलाएगा? क्रांतिक मिसेल सांद्रता। और जब मिसेल बनता है उस समय जो ताप होता है उसे अपन कहते हैं क्राफ्ट ताप। तो हम दो टर्म्स है वो पढ़ते हैं, एक तो क्या है इसके अंदर? क्रांतिक मिसेल सांद्रता। तो क्या हेडिंग हो गया आपका हेडिंग हो गया इसके अंदर क्रांतिक मिसेल सांद्रता, जिसे अपन क्या कहते हैं? सीएमसी। सीएमसी यानी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो क्या जाएगा? वह सांद्रता जिस पर सबसे पहली बार मिसेल का निर्माण होता है क्या कहलाती है? क्रांतिक मिसेल सांद्रता। तो लिखो, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ये पूछ ली जाती है। वह सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है या सबसे पहली बार मिसेल का निर्माण होता है, जिस पर मिसेल का निर्माण होता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। तो क्या हो गया? वह सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है क्या कहलाती है? क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। देखो, अब साबुन जो है, साबुन के लिए क्रांतिक मिसेल सांद्रता का मान कितना है? 10 की घात -4 से 10 की घात -3 तक। तो जैसे साबुन के लिए सीएमसी का मान कितना है? 10 की घात -4 से
10⁻³ अब इसका मात्रा क्या होगा? तो सांद्रता का मात्रा क्या होता है? मोल प्रति लीटर। तो इसका मात्रा क्या जाएगा? मोल प्रति लीटर या लीटर इनवर्स। इसी पे अपमार्जक है कोई, क्या है? अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। तो हम ज्यादातर डोडेसिल लेते हैं ना, जिसमें कार्बन की संख्या 12 हो। तो अपमार्जक के लिए तो यह मान होता है 8 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स होता है। यानी इन सांद्रताओं पर क्या बनता है? मिसेल बनता है। तो ये भी आप कह सकते हो अलग अलग पदार्थों के लिए सीएमसी का मान भी अलग अलग होगा। कि आपने कैसा आपने पदार्थ लिया, साबुन लिया, अपमार्जक लिया, साबुन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग पदार्थों के लिए सीएमसी का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखो एक टर्म्स मैंने और क्या बताई? क्राफ्ट ताप। क्या है? क्राफ्ट ताप। तो क्या लिखेंगे? वह ताप जिस पर मिसेल का निर्माण होता है क्राफ्ट ताप कहलाता है। तो क्या लैंग्वेज लिखनी है आपको? क्या लैंग्वेज लिख जाएगी इसकी? क्राफ्ट ताप की वह ताप जिस पर मिसेल का निर्माण हो, मिसेल का क्या हो? निर्माण होता है। निर्माण होता है, क्राफ्ट ताप होता है। क्राफ्ट ताप होगा। तो देखो क्या क्या परिभाषा हो गई? वह ताप जिस पर मिसेल का निर्माण होता है क्या कहलाता है? क्राफ्ट ताप कहलाता है। तो ये आपके कुछ डेफिनेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये टर्म्स हैं, कभी भी पूछ जाती है क्राफ्ट ताप क्या है, मिसेल क्या है, या सीएमसी क्या है। तो ये सब किसके अंदर आती है? आपके छोटे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर पूछे जाएंगे आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं कोलाइड के निर्माण की विधियां। तो अभी तक हमने कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा, और कोलाइड के वर्गीकरण में जो लास्ट टॉपिक जो था क्या था आपका? मिसेल, और उसके मिसेल के निर्माण की विधि को आज इस लेक्चर के अंदर आपने शुरू किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषाएं ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है इसको। तो देखो नेक्स्ट है आपके कोलाइड का निर्माण। तो देखो कोलाइड के निर्माण जो है, इसको हम देखने से पहले आपने कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था, उसको याद करते हैं। आपने पढ़ा था एक द्रव स्नेही कोलाइड, एक पढ़ा था द्रव विरोधी कोलाइड। जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है उसको निर्माण करने के लिए कोई विशिष्ट विधि नहीं होती। यानी अपन क्या कह सकते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिलाने पर ही हो जाता है। यानी उसके लिए कोई विशिष्ट विधियां नहीं है। तो जो हम विधियां पढ़ेंगे वो किसके लिए होगी? द्रव विरोधी कोलाइड के लिए। और उसकी जो दो विधियां हैं उनको हम आगे आज विस्तृत रूप से देखते हैं। तो क्या होगा? कोलाइड का निर्माण। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? पहला टर्म्स क्या ध्यान रखना है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसका निर्माण परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिलाने से ही हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? पहला नोट, द्रव स्नेही। द्रव स्नेही को और अपन क्या कहते हैं? द्रव रागी। द्रव स्नेही कोलाइड का निर्माण परिक्षिप्त प्रावस्था व
दूसरा घटक क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? वह परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिलाने पर ही हो जाता है। आपस में मिलाने से ही हो जाता है। बताओ इसका एग्जाम्पल बताओ। द्रव सनई कोलाइड का उदाहरण बताओ। क्या होगा? स्टार्च का सोल, गोंद का सोल। तो क्या लिखेंगे? जैसे स्टार्च का सोल, गोंद का सोल। गोंद देखा हमने, कल भी बात की थी कि गोंद अगर मान लो सूख भी जाता है तो क्या करते हैं अपन? गोंद की जो बोतल होती है, अगर मान लो गोंद कुछ समय पड़ा पड़ा सूख गया, तो आप पानी डालोगे और वापस हिलाओगे तो गोंद वापस तैयार हो जाएगा। तो ये कैसा है? इनको केवल परिक्षेपण माध्यम को वापस मिलाओगे, हाथों हाथ बन जाएगा। तो हम जो पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? द्रव विरोधी के लिए। तो क्या कहेंगे? अगला टर्म क्या हो जाएगा? द्रव विरोधी, या इसे अपन क्या कहते हैं? द्रव विरागी। द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण विशिष्ट विधियों से किया जाता है, या अपन लिख सकते हैं निम्न विधियों से किया सकते हैं। तो निर्माण विशिष्ट विधियों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। तो हम जो पढ़ेंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? हम जो पढ़ेंगे वो केवल किसका पढ़ेंगे? द्रव विरोधी कोलाइड का निर्माण। क्योंकि इनको तो अपन जो परिचित प्राप्त परिक्षेपण माध्यम होता है उनको यदि अपन आपस में मिला दे तो इनका निर्माण हो जाएगा। तो इस जो विधियां जो अपन पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? द्रव विरोधी का। तो क्या लिखेंगे? अतः द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की निम्न विधियां होगी। तो डायरेक्ट लिख दें, क्या लिखेंगे? द्रव विरोधी कोलॉइड के निर्माण की निम्न विधियां हैं। निम्न विधियां हैं। देखो इसकी दो विधियां हैं, इसकी परिभाषा बताएंगे। एक विधि तो आपके कौन सी? एक तो है परिक्षेपण विधि। कौन सी है? परिक्षेपण विधि। अपन इनका डिटेल से देखेंगे अभी अध्ययन। परिक्षेपण विधि। और दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है आपके पास संघनन विधि। कौन सी? संघनन विधि। और दोनों की भी अपन क्या लेते हैं? डेफिनेशन लेते हैं। तो देखो समझो, परिक्षेपण विधि में क्या करेंगे? इस विधि में क्या करेंगे? बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी विलयन का निर्माण करेंगे। यानी इसके अंदर जो कण होंगे वो बड़े बड़े आकार के होंगे, उनको तोड़कर कोलाइडी कणों की परास में लाया जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा? इसमें छोटे कणों को संघनन यानी जुड़ना, तो इस विधि में छोटे कणों को आपस में मिलाकर कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो परिक्षेपण विधि की परिभाषा क्या हो जाएगी? इस विधि में कोलाइडी कणों को तोड़कर, या इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उसको तोड़कर
क्या बनाते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं, और इसमें कणों को जोड़कर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। तो पहला लगाते हैं अपन कौन सा, परिक्षेपण विधि। तो परिभाषा लेते दोनों की। परिक्षेपण विधि, तो क्या हो जाएगा, इसमें बड़े कणों को तोड़कर कोलाइड का निर्माण किया जाता है। कोलाइड का या कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो। कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है, का निर्माण किया जाता है। किया जाता है। और सेकंड मेथड कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपने अभी क्या लिखा, संघनन विधि। कौन सी, संघनन विधि। क्या लिखोगे इसमें, इसमें छोटे कणों को आपस में मिला करके कोलाइड का या कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। इसमें छोटे कणों को आपस में मिलाकर, पूरे नोट्स बन रहे हैं, लिखते जाना इसको। इसमें छोटे कणों को आपस में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। विलयन बनाया जाता है या कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। किया जाता है। ठीक है। अब पहले, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिक्षेपण विधि के अलग अलग प्रकार, यानी परिक्षेपण विधियां कौन कौन सी अपन उपयोग में लेते हैं उनको देखते हैं। तो हेडिंग लगा रहे हैं अपन कौन सा, परिक्षेपण विधियों के प्रकार। परिक्षेपण विधियों के प्रकार। अब देखो, परिक्षेपण विधियां जो है ये हमारे कोर्स में दो प्रकार की है। पहली विधि आती है आपके इसके अंदर यांत्रिक विधि। कौन सी आती है, यांत्रिक विधि। तो परिभाषा से तो आपको स्पष्ट ही है, क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। यानी इसके अंदर बड़ी चीज लेनी है जिसको तोड़ करके कोलाइडी विलयन के परास के अंदर लाना है। तो इसके अंदर पहली विधि आती है यांत्रिक विधि। कौन सी आती है, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि, देखो इसको अपन डायग्राम से देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसके अंदर यांत्रिक मील होती है। क्या होती है, यांत्रिक मील। देखो इसको, तो इस मील में क्या करते हैं, ये जो यांत्रिक मील जो होंगी इस पर बाहर तरफ क्या लगे होते हैं, बेल्ट या पट्टे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, बेल्ट या पट्टे। और बीच में क्या लगी होती है, डिस्क, जिसमें कोलाइडी विलयन क्या होता है, पीसा जाता है। बेल्ट तो घूमेगा और बाकी का जो पार्ट होगा, जैसे मैंने क्या किया, यहां पर बेल्ट लगाया। क्या लगाया, बेल्ट। बेल्ट या पट्टे लगा दिए दोनों तरफ। तो ये क्या करेंगे, इसमें अपन डालते हैं ऊपर से निलंबन। क्या डालते हैं, ऊपर से डाला जाएगा आपके निलंबन।
यानी यहां से पदार्थ डालेंगे अपन कौन सा, निलंबन। और ये क्या आपके बेल्ट, क्या है, बेल्ट या पट्टा बोल सकते हैं, ठीक है। और इसे अपन कहते हैं कोलाइडी चक्की या कोलाइडी मील। तो इसको नाम ये मिलेगा आपको कोलाइडी चक्की, क्या कहते हैं इसे, कोलाइडी चक्की या मील लिख दो आप। अब देखो समझो ध्यान से, तो यहां क्या होता है कि हम क्या करेंगे, पहले समझो क्या करेंगे। सबसे पहले हमें जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उसको चूर्णित करके परिक्षेपण माध्यम के अंदर डाल देते हैं। और परिक्षेपण माध्यम के अंदर डालने से क्या बन जाएगा, आपके निलंबन बन जाएगा या निलंबन विलयन बन जाएगा। फिर इस निलंबन विलयन को इस मील के अंदर डालते हैं, तो ये पट्टे क्या करते हैं, गति करते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ आपके कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोलाइड का। यहाँ आपके कोलाइड का निर्माण हो जाएगा, यानी पीसेगा और सूक्ष्म कर देगा, बड़े कणों को किसमें तोड़ेगा, छोटे कणों में। तो निलंबन कैसे बना, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना, पहले इसको क्या बनाया हमने, चूर्ण बनाया। और चूर्ण बनाने के बाद क्या किया, उसको परिक्षेपण माध्यम के अंदर घोल दिया और निलंबन तैयार करके इसके अंदर डाल दिया। एक विधि तो यह है। या कभी कभी क्या करते हैं, इसके अंदर 2 बार डालते हैं। जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है पहले उसको डाल देते हैं, जिससे उसका चूर्णन हो जाता है। फिर परिक्षेपण माध्यम और उस चूर्णन को लेकर के वापस इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे एक तरह का आपके कोलाइड का निर्माण हो जाता है। अब इसका उदाहरण क्या है, इससे कौन कौन से कोलाइड बनाए जाते हैं। देखो, जैसे पेंट या वार्निश, जैसे अपन बाजार में जाते हैं, वो बाजार में जो दुकान होती है कलर वाले की, उस अपन क्या कहेंगे कि हमें पेंट करवाना है। वो कहेगा कैसे रंग दूँ, किस प्रकार का, चलो अभी तैयार करके देता हूँ। तो क्या करेगा वो, हाथों हाथ तैयार करके देता है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, पेंट वार्निश तैयार करते हैं। इससे टूथपेस्ट तैयार करते हैं। जैसे क्लोजअप देखा हमने, उसके अंदर क्या है, क्लोजअप जो है उसके अंदर छोटे छोटे कण है कि नहीं है। तो टूथपेस्ट बनाते हैं। जैसे आजकल आता है चारकोल युक्त कोलगेट। चारकोल का अर्थ क्या है, कार्बन है उसके अंदर, अधिशोषण ज्यादा है, जो क्या होगा, दांत के अंदर जो गंदगी है उसको भी निकाल लेगा। तो टूथपेस्ट के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। शाई के निर्माण में, शाई जो है उसका भी निर्माण के अलग अलग प्रकार की शाई बनानी है, तो उसमें भी कौन सी विधि काम लेंगे, यांत्रिक विधि। तो इस विधि का क्या क्या उदाहरण है, या इससे क्या क्या बना सकते हैं। पहला क्या बताया, पेंट, टूथपेस्ट, शाई आदि का निर्माण इस विधि से कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, क्या हो गया बनाया, एक तो जैसे पेंट जो कलर है, पेंट है, वार्निश है, टूथपेस्ट कौन सा बताया मैंने, इसे क्लोजअप है, ठीक है, टूथपेस्ट है। और क्या बना सकते हैं इससे हम शाही का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की शाही। आदि। तो ये हुई आपके यांत्रिक विधि, बिल्कुल सिंपल विधि, ठीक है, कि दोनों का मिश्रण बना लिया, पहले चूर्णन कर लिया, निलंबन बनाया, ऊपर डाला, और उसको ये पट्टे क्या गति करेंगे विपरीत दिशा में, और जिससे ये जो बेल्ट है, ये जो बीच में ये बेल्ट गति करेंगे, और ये जो क्या दे रखे हैं इसके अंदर, डिस्क, या क्या आपकी डिस्क, ये गतिशील होगी, और ये और चूर्णित होकर यह क्या बना देगा, आपके कोलाइड का निर्माण कर देगा। तो ये पहली विधि हुई, कौन सी, परिक्षेपण विधि की पहली विधि, यांत्रिक विधि। अगली है आपके ब्रेडिंग आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण विधि। तो नेक्स्ट विधि लेते हैं अपन ब्रेडिंग आर्क या विद्युत परिक्षेपण विधि। नोट कर लिया यहां तक। तो परिक्षेपण विधि की दूसरी विधि कौन सी, विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि को लेते हैं हम। और सेकंड विधि कौन सी आपकी, वैद्युत
परिक्षेपण या बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसे कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। क्या कहते हैं इसे? ब्रेडिंग आर्क विधि, यानी इसके अंदर आर्क उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? आर्क। अब देखो, तो इसमें क्या करेंगे, हमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उसकी छड़ें लेंगे, यानी उसके इलेक्ट्रोड लेंगे, और उन इलेक्ट्रोडों को आपस में क्या करेंगे? संपर्क में करेंगे। जैसे संपर्क में होगा तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, और वहां से धुआं बनेगा, और वो जो धातु है वो छोटे छोटे कणों के अंदर टूट जाएगी। और ये जो स्पार्किंग कराई जाएगी वो किस में कराई जाएगी? परिक्षेपण माध्यम के अंदर कराई जाएगी, जिससे जो धातु है वो कहाँ चली जाएगी? घुलकर किसके अंदर घुल जाएगी? परिक्षेपण माध्यम के अंदर घुल जाएगी। तो देखो, इसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए भी अपन क्या बनाएंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पात्र लेंगे। क्या लेंगे? एक, जैसे हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में क्या भरेंगे अपन? परिक्षेपण माध्यम। क्या भरेंगे इसके अंदर? इसके अंदर अपन परिक्षेपण माध्यम भरते हैं। और ये जो पात्र है, इस पात्र के चारों ओर क्या लगा देंगे? बर्फ लगा देंगे। तो बर्फ भरने के लिए इसके बाहर की तरफ भी एक पात्र बनाएंगे हम, इसके बाहर तरफ भी क्या बनाएंगे? क्या पात्र बनाएंगे। और उस पात्र में क्या भरा होगा आपके? उस पात्र में आपके बर्फ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बर्फ। तो हमने यहां क्या भर दिया? बर्फ के क्रिस्टल भर दिए। क्यों? क्योंकि जैसे विद्युत आर्क उत्पन्न होगी, तापमान उत्पन्न होगा, तो उस तापमान को कम करने के लिए, तापमान जो बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए चारों तरफ हम क्या भर देते हैं? ये बर्फ भर दिया। क्या भर दिया आपने? आइस के टुकड़े या बर्फ के टुकड़े इसके अंदर डाल दिए गए हैं। और जिस पदार्थ का आपको क्या बनाना है, जिस पदार्थ का आपको कोलाइड बनाना है, उसकी क्या लेंगे अपन? छड़ें लेंगे। क्या लेंगे? उसकी छड़ें। रोड ले ली, उस पदार्थ की मैंने क्या ले ली? रोड ले ली। ले ली रोड, और इस रोड को अपन किससे जोड़ देंगे? इस रोड को अपन विद्युत क्षेत्र से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे? आगे विद्युत क्षेत्र से। तो आगे अपन विद्युत क्षेत्र, जैसे यहां मान लो प्लस किया या तो यहां माइनस कर दिया। अब क्या होगा? जैसे इन छड़ों को अपन क्या कराएंगे? संपर्क में लाएंगे। तो जैसे संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा? यहां पर चिंगारी उत्पन्न होगी, आर्क उत्पन्न होगी, और ये छड़ें क्या हो जाएगी? छोटे कणों में टूट जाएगी, और ये किस में आ जाएगी? परिक्षेपण माध्यम में। तो जो आर्क उत्पन्न होता है, उस आर्क से क्या हो जाता है? ये इसके अंदर घुल जाती। तो अपन यहां पर क्या बना रहे हैं? विद्युत आर्क। क्या उत्पन्न होगा यहां पर आपके? विद्युत आर्क। अब इसे नामांकित करते हैं। क्या क्या है आपके पास में? ये तो क्या है? धातु छड़ है, धातु की छड़ है, रोड। ये क्या है आपका? बाहर क्या भरा हुआ है? बर्फ या इसके टुकड़े हैं। ये जो आपके अंदर कौन सा विलयन भरा हुआ है? ये विलयन आपके कौन सा है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। तो साइंस में यही मजा है कि आप अगर डायग्राम समझ गए, डायग्राम को समझ गए, तो इसका वर्णन अपना आप कर सकते हैं। फिर ये क्या उत्पन्न हुआ यहां पर? यह क्या उत्पन्न हुआ? ये आर्क उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ है? आर्क। विद्युत आर्क कह सकते हैं इसे। तो और ये ऊपर क्या लगा दिया हमने? इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो देखो क्या बोलेंगे सबसे पहले, कि सबसे पहले हम परिक्षेपण माध्यम लेते हैं, जिसमें जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उसकी छड़ें या इलेक्ट्रोड ली जाती है। जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उसकी छड़ें या क्या ली जाती है? रोड ली जाती है। उनको विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है, यानी एक तरफ धनात्मक सिरे से और एक ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है।
इस परिक्षेपण माध्यम के चारों तरफ क्या भर दी जाती है, बर्फ भर जाती है, जिससे क्या होगा, तापमान का नियंत्रण रहेगा। और इसके अंदर हम स्थायी कारक के रूप में KOH व NaOH भी मिलाते हैं। तो क्या मिला सकते हैं इसके अंदर अपन, NaOH व KOH की मात्रा भी मिलाई जाती है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, क्या हो सकता है, और KOH या NaOH जो क्या है, स्थायी कारक। ये भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं। तो जब इन धातु की छड़ों को अपन क्या कराएंगे, आपस में स्पर्श कराएंगे, तो विद्युत आर्क उत्पन्न होगी, जिससे छड़ें छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और छोटे टुकड़े किस में घुल जाएंगे, परिक्षेपण माध्यम में, और आपका क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। अब इसमें एक और ध्यान रखना, ये जो विद्युत परिक्षेपण विधि जो है, इस विधि में ये धातु की छड़ जो है छोटे टुकड़ों में टूट रही है और वापस परिक्षेपण माध्यम में क्या हो रही है, घुल रही है, तो कण भी आपस में मिल सकते हैं। तो यह जो विधि है, परिक्षेपण विधि और संघनन विधि, दोनों विधियों का सम्मिलित रूप है। तो ये ध्यान रखना, कोई पूछ ले प्रश्न में कि विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि संघनन व परिक्षेपण विधि का सम्मिलित रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो पूरा बताना है कि इसमें छड़ें आपस में जब संपर्क में आती है तो क्या होती है, बड़े कण टूट कर छोटे कणों में बदल जाते हैं, और जब कण वापस मिल जाते हैं या परिक्षेपण माध्यम में मिलते हैं तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, संघनन विधि। इसलिए परिक्षेपण विधि और संघनन विधि दोनों का सम्मिलित रूप है। तो क्या नोट हो गया अपने, क्या नोट हो गया, एक तो यह विधि परिक्षेपण विधि व परिक्षेपण विधि व संघनन विधि का सम्मिलित रूप है, सम्मिलित रूप है। दूसरा, इस विधि से हम कौन कौन से कोलाइड विलयन का निर्माण कर सकते हैं, तो इस विधि से हम कॉपर है, प्लेटिनम है, इनके सोल का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका Au, Ag, Pt, प्लेटिनम आदि का कोलाइड विलयन बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किसका, Cu का सोल, तांबे की छड़ें ले ली, Au का सोल, Pt का सोल आदि का सोल आदि। तो ये आपके क्या कंप्लीट हुई, कौन सी विधि, परिक्षेपण विधि। अब आपके एनसीईआरटी में एक विधि और दे रखी है, पेप्टन या पेप्टीकरण। वो क्या है, उसमें होता है यदि किसी ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाकर उसे पुनः हिला दिया जाए, यानी हाथों हाथ अवक्षेप आया, अवक्षेप पड़ा हमने, जब अपन प्रैक्टिकल करते हैं जो सारी मूलक या धनायन का जब परीक्षण किया जाता है तो नीचे क्या होता है, अवक्षेप आता है। अवक्षेप क्या था, टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे बैठ जाता है। तो क्या कहा, किसी ताजे बने अवक्षेप में यदि विद्युत अपघट्य मिलाकर उसे हिलाया जाए तो क्या बन जाएगा, कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। उसे पेप्टीकरण या पेप्टन कहते हैं। तो ये भी किस विधि के अंदर आएगी, परिक्षेपण विधि के अंदर आएगी। तो अपने आरबीसी बोर्ड में तो इसकी दो विधि हैं, कौन सी, पहली विधि कौन सी पढ़ी है इससे पहले पढ़ा हमने यांत्रिक विधि, और दूसरी कौन सी पढ़ी आपने, विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि। तो डायग्राम है, इस डायग्राम से इसी का वर्णन कर सकते हैं और सब कारक लिख दिए गए हैं, स्थायी कारक कौन सा है, क्या क्या लिया गया, परिक्षेपण माध्यम लिया गया है, और परीक्षित प्रावस्था खुद कौन है, धातु की छड़। तो ये विधि कंप्लीट होती है। और संघनन विधि जो है उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। तो आज अपने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले मिसेल के निर्माण को देखा, किसके द्वारा, साबुन के उदाहरण द्वारा। फिर साबुन के शोधन की क्रिया को देखा
और कोलॉइड के निर्माण की विधियों को पढ़ना प्रारंभ किया। कोलॉइड के निर्माण की दो विधियां हैं, कौन सी? परिक्षेपण विधि और संघनन विधि, जिसमें से आज हमने पहला पार्ट कौन सा? परिक्षेपण विधि को कंप्लीट किया। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।